नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे द लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में द कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था जो कि 1773 से लेकर 1753 तक रहा और बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे प्लीज़ जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में होगा, पॉलिटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ आई बटन होगा, यहाँ मिल जाएगा, या फिर मैं अपने कमेंट बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द क्राउन रूल के बारे में जो कि 1858 से लेकर 1947 तक हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग लास्ट में कुछ पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उससे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव मतलब पूछे जाते हैं वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए। ठीक है, आपको नोट्स के बारे में परवाह नहीं करना है, आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ भी मेरा जो है नोट्स जो है मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये दोस्तों क्यों लाया गया। तो बेसिकली जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, अगर आप लोग जानते होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो मैंने उस पर सेपरेट लेक्चर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको मिल जाएगा। तो उसी रिवोल्ट के बाद ये एक्ट लाया गया ताकि फिर से वो रिवोल्ट ना हो, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका करामात को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस एक्ट को लाई ताकि कंपनी को हटा के क्राउन रूल लाया जाए भारत में। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत बात करें तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बनाया गया और जो पहले बार वाइसरॉय बने भारत के वो लॉर्ड कनिंग थे, जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। एबॉलिश किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरह से। अब कहा गया कि अब वाइसरॉय हैं जो इस सब चीज़ को देखेंगे, कोई डुअल गवर्नमेंट अब यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाया गया यहाँ पे। ठीक है, उनको बताया गया कि इनके लिए एक ऑफिस बनाया गया जो कि मेंबर थे किसके, तो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। वो क्या करते थे कि वाइसरॉय के पास जाके सारा इशू लेते थे, बात क्या है डिस्कशन करने के बाद वो सब जाके किसको रिपोर्ट करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट पे जाके रिपोर्ट करते थे। जो महारानी एलिजाबेथ थी उस वक्त, उनको रिपोर्ट किया जाता था। ठीक है, वाइसरॉय का भी काम यही रहता था कि जितना भी मैटर है, इशू है, सब कुछ लेके हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएं और उनको सब कुछ बताएं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दोस्तों यहाँ पर बात करें तो काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे 15 मेंबर के परिषद द्वारा प्रदान की गई, मतलब एक संगठन था, उनको प्रदान की गई। अब यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप एक तरह से समझ सकते हो कि ये प्राइम मिनिस्टर है और जो वाइसरॉय है वो हमारे प्रेसिडेंट है। इस तरह से आप समझोगे तो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें यही सब इम्पोर्टेंट है और कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने बोला कि अब ब्रिटिशर को लगा कि भाई लोगों के अंदर तो नेशनलिस्ट भावना जग रही है, तो उनको लालच दिया गया कि चलिए ठीक है, हम भी आपको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, वाइसरॉय काउंसिल में जो कि आप नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे। कुछ इंडियन को नॉमिनेट किया गया। यहाँ पर फिर से बॉम्बे और मद्रास को यहाँ पे पावर मिल गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, वाइसरॉय के पास पावर दिया गया ताकि वो रूल नियम कानून बना सके व्यापार के लेन देन में, या अध्यादेश जारी कर सकें, उनको शक्तियाँ दी गई। ठीक है, कि कोई भी ऑडियंस है वो पास कर सके, लॉ है, कानून है। यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों यहाँ पर क्रिएट किया गया, बंगाल में, पाकिस्तान तरफ, राजस्थान तरफ और पंजाब की साइड यहाँ पे परिषद बनाई गई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स के लिए। आप प्लीज़ इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, हम सब पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आया नेक्स्ट, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस अधिनियम में दोस्तों क्या हुआ कि लोगों की जो डिमांड थी, अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वहाँ पे बन चुके था और अब डिमांड करने लगा कि अब यहाँ पे जो है मेंबर बढ़ाया जाए। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है बढ़ाया जाए। ब्रिटिश सरकार के वो लोग बोले, तो जो मॉडरेट फेज के लीडर थे उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो लोग को डिमांड था। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उनकी जो है मेंबर बढ़ाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो पूछा जा सकता है किस नियम के अधीन जो था ये किया गया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट के अधिनियम 1892 के अधीन ये किया गया। यहाँ पे दोस्तों विधान परिषद की शक्तियाँ बढ़ाई गई ताकि वो जो है बजट में चर्चा कर सके और कार्यपालिका से क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इस एक्ट में दोस्तों कभी कभी इस एक्ट को कहा किया जाता है तो मॉरली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, मॉरली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, ये पूछा है एग्जाम में।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर जो थे बोथ हाउस जो है सेंट्रल और प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल को, वहाँ पे इनको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। मेंबर की मतलब बात करें तो बढ़ा दिया गया मेंबर। यहाँ पे पहली बार जो दोस्तों ये एक बात रखिएगा, एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहली बार यहाँ पे वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट टाइम यहाँ पे रहे। तो याद रखिए पहली बार एक भारतीय, जो कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पहली बार भारतीय एक जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसरॉय के कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पे पहली बार दोस्तों इशू हुआ हिंदू मुस्लिम का। इसी एक्ट के तहत जो दोस्तों मोरली मिंटो रिफॉर्म के तहत यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को बंटवारा किया गया, ठीक है, डिवाइड एंड रूल किया गया, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि जब मुस्लिम वोट हैं वो मुस्लिम को वोट देंगे, मतलब, और जो हिंदू हैं वो हिंदू को वोट देंगे। यहाँ पे इस तरह से इलेक्टोरल किया गया, सेपरेट कर दिया गया, जो कि यही कारण था इंडिया और पाकिस्तान बनने का। चलिए ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो क्या हुआ था दोस्तों, जब 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार पहली बार क्या हुआ कि अनाउंसमेंट की कि मेरा जो मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य है, भारत में पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करना है, मतलब इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम कानून बनाया गया, जो कि 1921 में लागू हुआ, यानी 1921 में इसको लागू किया गया। इस कानून को कभी कभी दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें मॉन्टेग्यू जो थे उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो हमारे क्या थे, वाइसरॉय। ये जो थे हमारे वाइसरॉय थे, और ये जो थे ये हमारे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है। यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल प्रोविंशियल लिस्ट सब्जेक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें फर्दर डिवाइड किया गया, इसमें नाम हुआ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है दोस्तों, वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर इसमें बनाएगी, और इसका जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में अगर प्रोविंस जो है अगर इसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर बनाती है तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे उसको राइट मिला, ठीक है, प्रोविंस को। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई कैमरलिज्म किया गया, यानी इसको अपर हाउस और लोअर हाउस में पहली बार प्योर पार्लियामेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ सेपरेट इलेक्टोरल और बढ़ा दिया गया, सिखों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो पहली बार इंडियन को राइट मिला वोटिंग के लिए, 10% इंडियन को राइट मिला वोटिंग के लिए, कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स देते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में अच्छे हैं, मतलब जिसको एजुकेशन में अच्छे हैं, तो उनको यहाँ पे राइट मिला कि वो अब वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ। कुछ बातें और ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे पहली बार इस्टेब्लिश किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सेटअप किया गया 1926 को, जो कि रिक्रूटिंग करेगा सिविल सर्वेंट को, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो है दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैंने देखो यहाँ बताना भूल गया कि ये जो है सिस्टम जब बनाया गया तो इसको हम लोग डीआरसी कहते हैं। डीआरसी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है डुअल रूल, ठीक है, डुअल रूल, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, डुअल रूल इसका मतलब होता है। यहाँ पे पहली बार बजट के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम कि जो प्रोविंशियल है वो अपना बजट खुद बनाएंगी और जो स्टेट है अपना बजट बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे दोस्तों पहली बार सीटें बढ़ाई गई वाइसरॉय मेंबर, मतलब बात करें तो मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहाँ पे 3 सीटें भारतीय के लिए रखी गई रिजर्व, ठीक है, और 3 सीटें जो थी वो ब्रिटिश के लिए। तो ये इसमें बस यही पढ़ना था जो कि हमने बता दिया। अब सारा ये सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो कि आपको याद करना होगा, ठीक है, याद रखना होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया तो उस वक्त क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो थी अब पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहती थी, लेकिन जो लोग आए थे साइमन्स के साथ, मतलब जॉन साइमन्स उनका नाम था, वो उनके साथ 7 लोग आए थे जो कि वो सारे ब्रिटिश थे। तो इंडियन को मंजूर नहीं था, इसलिए बॉयकॉट हो गया इसका कमीशन को। ये आया था 1927 में आया था दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। तो बहिष्कार किया गया इसको, बाद में इसको सुधार करके दोस्तों सिफारिशों के साथ इसको भारत परिषद अधिनियम 1935 में इसको शामिल कर दिया गया बाद में, ठीक है, जो कि यही अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि यह अधिनियम जो है भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार में गठन एक मिल का बात करें तो पत्थर साबित हुआ, ठीक है। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें
321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां भी थी। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया तो पहली बार दोस्तों डिवाइड किया गया सेंट्रल और स्टेट्स को, जो कि आपका फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी आज के डेट में बात करें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है, तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे डीआरसी को दोस्तों एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंस के लिए, लेकिन सेंटर के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है, कि सेंट्रल ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट ही देखेगी। ठीक है, और पहली बार दोस्तों बात करें तो लेजिस्लेटिव यहाँ विधानसभा बनाया गया है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में। यहाँ पे बाई कैमरलिज्म किया गया, मतलब यहाँ पे भी हाउसेस होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस यहाँ बनाया जाएगा। पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोवाइड किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि वो करेंसी यहाँ पर दे। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो इसी दौरान क्या हुआ था, 1935 में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा पूना पैक्ट के बारे में। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो भीमराव अंबेडकर हैं वो ब्रिटिश के सामने डिमांड रखे कि हमें भी राइट मिलना चाहिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार उनकी बातें मानी और यहाँ पे दोस्तों इन्हें बताई कि आप भी वोट कर सकते हैं, जो डिस्प्रेस क्लास के जो लोग हैं यानी ST SC वोमेन लेबर, वो सब इनको वोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो एबॉलिश कर दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया और बाद में इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी 10% पॉपुलेशन के आधार पे वोटिंग राइट्स मिला। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इस एक्ट में बनने के दौरान कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के क्लीमेट एटली, इन्होंने अनाउंसमेंट की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद क्या हुआ कि सत्ता उत्तरादायी जो है भारतीय के हाथों में सौंप दी जाएगी। ठीक है, अब वो अपना गवर्नमेंट संभाले। तो इस घोषणा के ऊपर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थे वो आंदोलन करने लगे, बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले भारत का विभाजित करो, पहले तो पार्टीशन करो, 2 भागों में बांटो भारत को, एक इंडिया और एक पाकिस्तान होना चाहिए। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार के फिर स्पष्ट किया गया कि ठीक है 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया अधिनियम उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो उस दिन 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे विभाजित की योजना बनाए। ठीक है, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। ये सारी बात मैंने गांधीयन एरा के टाइम बताया है, आप जरूर मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके देखो तो ही आपको समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्या हुआ कि बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, फिर इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कानून लाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो भारत में ब्रिटिश राज्य था उसको समाप्त कर 1947 को इसे स्वतंत्रता और सोवेरेन स्टेट मतलब संप्रभुता राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में संप्रभुत्व राष्ट्र जो है एक भारत और एक पाकिस्तान को दिया, मतलब बना दिया गया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में अलग होने की स्वतंत्रता की थी। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को किया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें वाइसरॉय का पद जो है समाप्त कर दिया और इसके स्थान पे दोनों को डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के जो पद हैं उनमें स्टैब मतलब दे दिया गया कि ठीक है आप गवर्नर जनरल। तो भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जब थे, इंडिपेंडेंस जब हुआ था आज़ाद भारत के टाइम, तो वो थे माउंटबेटन, जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर। तो एक अच्छा खासा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हालांकि सब मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने डिस्कस किया है गांधीयन एरा के, आप लोग प्लेलिस्ट वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने सब बताया। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये एक्ट बनने के बाद अब हमारा संविधान बनता है। ठीक है, तो उसको भी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से हमारा संविधान बना, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब क्या करते हैं कि अब कुछ पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड है पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊं कि 1833 के चार्टर एक्ट बनने से पहले कानूनों को विनियम कहा जाता था, यानी रेगुलेशन कहा जाता था, और बाद में बनने के बाद एक्ट कहा जाता था। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा है कि लॉर्ड वारिंग होस्टिंग जो थे क्रिएट किए ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772 को फिर जुडिशियल पावर सेपरेट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा, बाद में किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है,
तो ये एक अच्छा खासा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ये मैं कुछ पॉइंट आपको लिखा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आ चुका है, तो सोचा कि क्यों ना एक इसी तरह मैं बना दूँ पॉइंट, ताकि बार बार अगर एग्जाम में यही सब आता है तो आप लोग भी देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर क्या हुआ कि जो पावरफुल अथॉरिटी है उसको अनचेक किया गया, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया गया एक रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल गवर्नमेंट के रूप में लेजिस्लेचर के द्वारा, सॉरी लेजिस्लेचर और पीपुल के द्वारा, ठीक है। ताकि लेजिस्लेचर और पीपुल के लिए, सॉरी, ताकि वो क्या करें, वो जो भी कानून और शक्ति अगर बनता है तो उनको राइट्स मिले, ठीक है। यहाँ पे पहली बार डेवलप किया गया बजट्स के लिए कि आप जो है बजट्स भी अब पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, हालांकि ये इम्पोर्टेंट कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो लॉर्ड मायरोज थे रिसोल्यूशन, यहाँ पे पहली बार डिसेंट्रलाइज आइडिया लाए कि भाई जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए विलेज में, जो कि आज के डेट में हम कह सकते हैं पंचायती राज सिस्टम जो है वो होना चाहिए। लेकिन एक बात करें तो ये 1817 की बात है, लेकिन ब्रिटिश जो थी एक नंबर के चालाक थे। अगर ऐसा करते तो एक तरह से डेमोक्रेसी आ जाता, राइट मिल जाता विलेज के लोगों को, पंचायती राज वहाँ पे होता तो दोस्तों राइट्स मिल जाता, ऑब्वियसली राइट मिलता। तो क्या होता था कि इनकी वजह से एक रैयतवाड़ी जो सिस्टम था वो डिमोलिश हो जाता अपने आप। तो इस वजह से इसको पेश नहीं किए, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो इसको नहीं लाया गया। फिर 1882 को लॉर्ड रिपन्स रिसोल्यूशन लाया गया। ये पूरी तरह से दोस्तों समझ लिए तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कह सकते हैं, मतलब पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह से लाने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी नहीं लाए गए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन्स रिसोल्यूशन को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार 1924 को दोस्तों इंडियन रेलवे बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो किसके द्वारा, तो एसी वर्थ कमेटी रिपोर्ट 1921 के द्वारा, ताकि रेलवे के लिए अलग बजट। देखो उस वक्त क्या होता था कि जो इंडिया का जीडीपी है उसमें 70% हिस्सा रेलवे का होता था, ठीक है, 70% हिस्सा रेलवे का होता था। लेकिन अब इसको दोस्तों इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया 2016 में, ठीक है। 2016 में क्या हुआ कि इसको हटा दिया गया। अब रेलवे के लिए जो बजट है वो आम बजट के रूप में आने लगा, जिसमें अगर अभी की डेट में बात करें तो रेलवे का केवल और केवल 15% ही बात करें तो वो जीडीपी हमारे भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। इस वजह से क्या कहो कि इसको अलग बजट नहीं अब बनाया जाता है, 2016 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। तो एक अच्छा खासा करंट अफेयर, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब 1773 और 1858 तक अंग्रेजों ने सत्ता के केंद्रीकरण के लिए प्रयास किया, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इन्होंने 1861 में काउंसिल एक्ट जो है वो शिफ्ट किए टू डेवलप डिविजन ऑफ द पावर विथ प्रोविंस, यानी सत्ता के विचलन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था उस वक्त, ठीक है, ताकि प्रोविंस को भी थोड़ा बहुत पावर मिले और सेंटर को भी, ठीक है। अब 1833 चार्टर एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। पहले एक्ट के द्वारा, मतलब 1909 के द्वारा चार्टर एक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि जब तक हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविंसेस ऑफ द 1921 एक्ट ओनली। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों, आज़ाद होने तक हम बात करें तो हम लोग किसका कौन से लॉ को फॉलो कर रहे थे अभी, तो हम लोग 1919 एक्ट को हम लोग फॉलो कर रहे थे। फिर बाद में प्रोविंस जो थे वो 1935 एक्ट को रिलेटिंग किए फेडरेशन का, और डीआरसी वन नेवर भी इम्प्लीमेंट, डीआरसी को कभी लागू ही नहीं किया गया, ठीक है। कभी भी प्रोविंस में कभी भी डीआरसी लागू नहीं हुआ। इसके बदले हम लोग एक्ट यूज किए, 1935 का एक्ट यूज किए, जहाँ पे हम लोग यूनियन लिस्ट कंकरेंटली और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 सिद्धांतों पे हमारा कानून चला, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल को प्रोवाइड किया गया था 1990 एक्ट के द्वारा, ठीक है, ताकि कंटिन्यू रहे और कंटिन्यू टू एडवाइज द वाइसरॉय टिल 1947, ठीक है, उनको एडवाइज मिलते रहे वाइसरॉय को 1947 तक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो एक आधुनिक कार्यकारी, ठीक है, जो कि मंत्री परिषद थे, वो कार्यकारी परिषद के लिए ही अपना विरासत का श्रेय देती है, ठीक है। तो ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ रखो कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उनको प्रोवाइड किया गया वाइसरॉय को, ताकि उनको मदद मिलते रहे। कब, 1990 एक्ट के द्वारा ही इनको वाइसरॉय को ये अनुमति मतलब दी गई कि चलिए अब आपको एडवाइस भी मिलते रहेंगे, कोई भी सलाह अगर सलाह मशवरा करना होगा तो रहेगा। तो लेकिन ये 1947 तक ही रहा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को डेवलप किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को मतलब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस,
ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को बाद में इसको डेवलप किया गया राज्यसभा और लोकसभा में। जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले 1990 एक्ट के दौरान हमने आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपको मैं बताया हूँ कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली जो है बाद में राज्यसभा और लोकसभा बना। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग डिस्कस किए। आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसी तरह हमसे पढ़ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी 80% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर दो यार, ठीक है। इतना मेहनत से मैं बनाता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत लेट भी हम वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने कुछ पर्सनल काम होते हैं, तो इस वजह से लेट हो जाता है वीडियो बनाने में। तो मैं कोशिश करूँगा रेगुलर अपलोड करने के लिए वीडियो, ठीक है। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और नोट्स के लिए चिंता ना करें क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बस अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ख़राब भी लगे तो प्लीज़ इसका भी फीडबैक दें कि ये बहुत बेकार वीडियो है, क्या है ये सब तो उसके लिए भी दें, हमको अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि हमको कम से कम सुधार लाएंगे उसमें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।